तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, अभी हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई धुरंधर 1 और धुरंधर 2। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। काफ़ी कोई कह रहा है प्रोपोगंडा है और कोई कह रहा है कि रियल स्टोरी बेस्ड है और कुछ कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही फिक्शन मिला दिया है। लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में नहीं, अपनी खुफिया एजेंसी RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहते हैं, वैसे उसे RAW ही कहा जाता है क्योंकि रॉ मतलब कच्चा होता है। साल था 1962, भारत चीन युद्ध। भारत उस युद्ध में हार गया और चीन ने हमारी काफ़ी ज़मीन कब्ज़े में ले ली। उसके बाद सन 1965 भारत पाक युद्ध। उस युद्ध में भारत लाहौर तक पहुंच चुका था, लेकिन उस युद्ध के बाद और चीन युद्ध के बाद हमें ये एहसास हो चुका था कि हमें एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत है जो हमें दुश्मन की अगली रणनीति और उसकी अगली चाल का बता सके। साल था 1968, 21 सितंबर 1968। रॉ के पहले चीफ रामेश्वर नाथ काओ ने उस समय की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी को ऐसी खुफिया एजेंसी को बनाने का एक ब्लूप्रिंट दिया। लेकिन 1968 से पहले IB इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखती थी, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB अब केवल इंटरनल और फॉरेन सॉइल पर कोई भी कोवर्ट ऑपरेशंस या उनके मिलिट्री या पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, ये अब रॉ की जिम्मेदारी थी। 21 सितंबर 1968 रॉ का गठन हुआ। एक एजेंसी बनाई गई जिसके में 250 करीब एम्प्लॉयज़ थे और 2 करोड़ उस समय उसका बजट था। रॉ ने अपने गठन के 3 साल के महज के अंदर अपना लोहा दुनिया में मनवा दिया था। यानी कि 1971 दुनिया के भूगोल पर यानी ज्योग्राफी पर एक नया देश बांग्लादेश था। 93,000 ईस्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर था। रॉ ने अपने एजेंट्स प्लान किए। रॉ के पास 3 दिसंबर को जब ये वॉर स्टार्ट हुई 1971 की, तो रॉ के पास पहले से इन्फॉर्मेशन थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक या कुछ ऑनलाइन सोर्सेज के मुताबिक रॉ ने अपने एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर बहुत डीप पेनिट्रेट किए थे और 1971 एक नया मुल्क हमारे सामने आया। इसके बाद 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में था और ऑपरेशन काहूटा जो पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पता लगाना था, और भी विभिन्न तरीके के ऑपरेशंस करते हैं। अब दोस्तों, रॉ के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको धुरंधर के बारे में बताया था। दोस्तों, रॉ में 3 तरीके के जासूस होते हैं। जो हमजा अली मज़ारी का कैरेक्टर है वो भी एक टाइप का जासूस है। जासूस किस तरीके के होते हैं? एक होता है गाइड, जो बॉर्डर एरिया के पास मोस्टली ऑपरेट करते हैं, जिनको सारे रास्ते पता हैं और कैसे घुसा जाता है। ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था, गाइड जो दोनों एरिया को जानता हो और एजेंट्स को पहुंचाना, वहां से उन्हें निकाल के लाना, ये गाइड का काम होता था। दूसरे टाइप के एजेंट होते हैं कुरियर, यानी वहाँ से मैसेज यहाँ लाना है फॉरेन सॉइल से और यहाँ का मैसेज वहाँ पहुँचाना है। और तीसरे होते हैं रेजिडेंट एजेंट, जो वहाँ रहेंगे, वहाँ के नागरिक करेंगे, वहाँ शादी करेंगे और वहाँ की जनता में घुल मिल के वहाँ की खुफिया जानकारियाँ हमारी एजेंसी यानी रॉ को पहुँचाएंगे। तो हमजा अली मज़ारी का जो कैरेक्टर था वो एक रेजिडेंट एजेंट का था। आपने देखा होगा फिल्म में, वो शादी भी करता है, वहाँ घुल मिल जाता है, उसका बच्चा भी हो जाता है। और इसी से रिलेटेड हमारे एक बहुत ही अच्छे एजेंट रहे रविंद्र कौशिक सर। 1975 में 23 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ उन्होंने LLB में एडमिशन लिया, फिर वहाँ वो पाकिस्तानी सेना में दाखिल हुए और वहाँ मेजर रैंक तक पहुँचे। लेकिन उन्हीं के एक लो लेवल ऑपरेटिव यानी एक कुरियर की गलती, एजेंट की गलती से वो पकड़े गए। वो उनसे मिलने पहुँचा, उसको पाकिस्तानी सेना ने पहले पकड़ लिया और उसको टॉर्चर करने के बाद उसने रिवील कर दिया कि यहाँ मैं एक हिंदुस्तान के एक एजेंट से मिलने आया हूँ, उसका कोड नेम है ब्लैक टाइगर, और उसको वो आपकी पाकिस्तानी सेना में मेजर है। और 1983 में उन्हें मौत की सज़ा देकर जेल में डाल दिया। बाद में उनकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया और 2001 में वो TB और दिल की बीमारी से उनका देहांत हो गया। तो देखते हैं कैसे हमारे राष्ट्रभक्त जो दुश्मन देश की सेना में पेनिट्रेट करके
वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ही आपने राज़ी फिल्म देखी होगी, वो भी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और वो शायद उनका नाम था सहमत खान। तो ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं और अभी भी अननोन गनमैन के नाम से हमारे इंटेलिजेंस के अनसंग हीरोज़ हैं। दोस्तों, वैसे तो रॉ में कोई भर्ती का क्राइटेरिया नहीं होता है। रॉ में CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री इंटेलिजेंस या मिलिट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस से या डायरेक्टली कॉलेज से रिक्रूटमेंट की जाती है। और UPSC में इसका एक कार्डर भी था, RAS, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस कार्डर भी था अलग से, उसके थ्रू इसकी हायरिंग होती है। इसका आप कहीं रॉ का कोई इश्तिहार नहीं देखेंगे और ना कोई इसकी कोई ऐसी वैकेंसी नोटिफिकेशन आती है। हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIU या आप IPS या स्टेट PCS, UPATS जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, STF या इनके थ्रू भी रिक्रूटमेंट होती है, पर ये पूरी तरीके से गोपनीय होती है। गोपनीयता का तो आलम ये है, क्या एक BBC का मैंने वीडियो देखा था जिसमें अगर वहाँ पे कोई ऑफिस होते हैं, उनकी डेस्क्स होती हैं, वहाँ पे कोई पट्टी नहीं लगी होती है, वहाँ पे कोई पट्टी नहीं है। रायसाना हिल दिल्ली या CGO कॉम्प्लेक्स के पास आप जाएंगे, न्यू दिल्ली में रॉ का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे कोई ऐसा कोई आपको साइन बोर्ड नहीं मिलेगा कि RAW हेडक्वार्टर्स या फॉरेन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, ऐसा नहीं है, गोपनीयता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका ना बजट संसद में पेश होता है, ना पता लगता है कौन क्या है, और ना सरकार इसके बारे में चीज़ें डिक्लासीफाई करती है। दोस्तों, ऐसे अनसंग हीरोज़ को हमें प्रणाम करना चाहिए और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए कि उनकी वजह से हम महफूज हैं और दुश्मन की अगली चाल का हमें पता लगता है और देश के दुश्मनों के दिलों में खौफ भी रहता है। रॉ की अगर हम बात करें तो इनकी रिक्रूटमेंट जो फिल्म में दिखाई गई है कि जेल से होती है, ऐसे ही एक एजेंट थे रूपलाल और एक मोहनलाल भास्कर, इनकी किताबें भी आपको मिल जाएंगी। और मद्रास कैफ़े में भी दिखाया गया है कि उसमें जो एक रॉ के ऑफिसर होते हैं श्रीलंका में, उनका नाम बाला सर से उनको बुलाते हैं, आपने अगर फिल्म देखी हो तो। उनका जो एक असिस्टेंट होता है, उसको जॉन अब्राहम जब इंटेरोगेशन में लेता है तो बताता है तो मैं जम्मू जेल से रिक्रूट किया गया था। और अधिकांश लोग अगर आप देखेंगे तो होता ये है, रविंद्र कौशिक सर और भी मैंने एग्जांपल दिए और आपको यूट्यूब पे से कई डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी। अधिकांश लोग आप देखेंगे कि बॉर्डर एरिया से रिक्रूट किए जाते हैं, जो अक्सर पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ के कल्चर से वाकिफ़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें उन्हें पता होती हैं, कहाँ से जाना है, कैसे नहीं जाना है, कब निकलना है, कब कौन सी इन्फॉर्मेशन लानी है। और जब वो बंदा उस फॉरेन सॉल में पहुंच जाता है तो वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के पुलिस को शक ना हो कि ये बंदा यहाँ का नहीं है। अब दोस्तों, मैंने बताया गोपनीयता का आलम ही है, तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी जो बेबी फिल्म में बोला भी गया है कि हम नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार कभी ओपनली ये एक्सेप्ट नहीं करती कि हम ऐसी स्पाइंग या एस्पिनाज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो ये कहते हैं हम टेक्निकल सर्विलांस करते हैं। जैसे रॉ में एक विंग होती है NTRO, RAS। रॉ में तो हम यही समझते हैं कि केवल जासूस होते हैं हम, जाली मजारे की तरह। ऐसा नहीं है। एविएशन रिसर्च सेंटर है, NTRO है, अदर भी उनकी टेक्निकल विंग्स होती हैं, उसके थ्रू भी किया जाता है। अब लेकिन जब सरकार या एजेंसी यही कहती है कि हम टेक्निकल सर्विलांस करते हैं या हम सॉफ्टवेयर या जो भी किसी भी तरीके से सर्विलांस रख के हम जासूसी कराते ही नहीं हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि जब सरकार ही उन्हें उनका देश नहीं मान रहा कि ये हमारा आदमी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर क्या ही हो सकता है। तो आप कल्पना ही कर सकते हैं किस लेवल का टॉर्चर होता होगा। यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जब पकड़ा जाता है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं। आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में हमारे सोल्जर्स देश की रक्षा के प्रति शहीद होते हैं, तो उनका तो फिर भी पता लग जाता है न्यूज़पेपर्स, मीडिया के थ्रू, लेकिन ऐसे अनसंग हीरोज़ के बारे में हमें नहीं पता लगता है। तो हमें उनके बारे में प्रार्थना करनी है, हमें उनके बारे में अच्छा सोचना है कि भाई उनको सेफ़ रहें और हमारा देश बाहरी ख़तरों से महफूज रहे। और हम उनको प्रणाम करते हैं, जय हिंद करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।